के आदेश की अवमानना क्यों करें? क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं, इसलिए करें। और आप हमें सवाल पूछ रहे हैं, उनको क्यों सवाल नहीं पूछ रहे कि भाई आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? बताइए, आपको पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि वो इस बात को और आगे ले जाना चाहते हैं, वापस जहां पे उन्होंने नहीं मोदी नहीं, वो जहां ले जाना चाहते हैं, जी मगर ये कानून की स्थिति है, इसमें कोई विंडिक्टिव वेंडेटा का पॉलिटिक्स है नहीं। बदले की राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, और जब आपकी सरकार थी तब आया है। जी। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कर्नाटका में भी जो पहली रैली वो करेंगे वो कोलर में करेंगे, जहां उन्होंने ये अपशब्द मोदी जी के लिए किए थे। तो इस बात को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि उनको इससे कोई सहानुभूति मिलेगी? क्या इसको ये मोदी बनाम राहुल का इलेक्शन बनाना चाह रहे हैं कर्नाटका में? देखिए, अगर वो वही जगह से भाषण करना चाहते हैं तो हम कैसे रोक सकते हैं? डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति, लोकतंत्र में जहां से कुछ भी बोलना चाहे बोल ही सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति है, और मोदी बनाम राहुल करना चाहते हैं तो भी मुझे आपत्ति नहीं है। भाजपा के लिए जीतने की इससे बड़ी कोई फॉर्मूला ही नहीं हो सकती। अमित जी, आपकी पार्टी ये जो अपशब्द राहुल जी ने मोदी जी के लिए कहे, आपकी पार्टी इसको एक एंटी ओबीसी कलर भी देने की कोशिश कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, उन्होंने मोदी जी को नहीं कहा है। पूरा भाषण आप सुन लीजिए जी और मेरे इंटरव्यू के पहले चलाकर भी दिखाइएगा तो लोग भी सुने। उन्होंने मोदी समाज मतलब तेली समाज में सभी लोग क्यों होते हैं, ऐसा एग्जैक्ट नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये कहा है। जी। तो वो उन्होंने ओबीसी समाज का ही जानबूझकर अपमान किया है। इसमें पार्टी के बनाने का सवाल नहीं है, उन्होंने बोला ही ऐसा है। और जो महाशय कोर्ट में गई इसके खिलाफ, स्टेटमेंट के खिलाफ, उनका कंटेंशन भी वही है और जजमेंट का सार भी वही है। आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं कोई सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू, गांधी माफी नहीं मांगते। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनको माफी नहीं मांगनी है तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार, अंग्रेजों ने उनको सजा करी तो कहे मैं पेनल्टी नहीं भरूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, पेनल्टी नहीं भरूंगा, दंड भी नहीं भरूंगा, सब कर दिया। तो इन्होंने भी करना चाहिए था। मेरी जानकारी जो है 15,000 रुपए का मुचरका भरकर वो बेल लिए हैं। जी। और दूसरा, माफी न मांगनी हो तो न मांगे, मगर सावरकर जी के लिए इस प्रकार के शब्द नहीं करने चाहिए। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर। पूरे आजादी के संग्राम के अंदर एक ही व्यक्ति ऐसी है जिसको एक साथ 2 जन्म टिप की सजाएं हुई। जी। ऐसे वीर हुतात्मा के लिए आज इस प्रकार के शब्द प्रयोग करना, और शायद हम पर उनको भरोसा ना हो, वो अपनी दादी के भाषण सावरकर जी के लिए पढ़ ले कि इंदिरा जी क्या कहती थी। वो पढ़ लेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा। उनके साथी भी उनको कह रहे हैं, शिवसेना शरद पवार सब एडवाइस कर रहे हैं। जी। अमित जी, अभी तक ममता बनर्जी और केजरीवाल जो है कांग्रेस के साथ नहीं थे। इस मुद्दे को लेकर वो भी अब राहुल गांधी के और कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। एक तरीके से ऑपोजिशन जो है एक साथ एकजुट हो गई है इस मुद्दे को लेकर। देखिए राहुल जी, हर बार ये सवाल मैं जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए आ रहा है। मुझे एक बताओ, ये दोनों साथ में आ गए, ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म पर आ गए, बंगाल में क्या करेंगे? केजरीवाल जी क्या दिल्ली की सीट राहुल जी के लिए छोड़ देंगे क्या? साथ में आने का क्या मतलब है भाई? कोई मतलब नहीं है, सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या साथ में आए? एक बात है कि मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई पड़ते हैं। अब ठीक ही है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इसी बात को लेकर सारा ऑपोजिशन कह रहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस तरह का जो है ये नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया के भी कुछ सेक्शंस में उठ जाता है। तो
क्या इस डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर आपको लगता है ऐसे नैरेटिव को कुछ बल मिलेगा कुछ? नहीं, मगर ये लोकतंत्र, जब लालू जी डिस्क्वालीफाई हुए तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? अभी एनसीपी के एक सांसद डिस्क्वालीफाई हुए थे, मोहम्मद फैजल, जी, तब क्यों खतरे में नहीं पड़ा? श्रीमती कुमारी जयललिता जब डिस्क्वालीफाई हो गई थी तब खतरे में क्यों नहीं पड़ा? सिर्फ गांधी परिवार से ही खतरा खड़ा होता है क्या? ये तो 17 लोग डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं भैया, और ये देश का कानून है जो बदल सकते थे, आप आपने फाड़ दिया नॉनसेंस कर कर। अब काहे को छाती पीट रहे हो भाई? अमित जी, थोड़ा आने वाले चुनाव, कर्नाटका के चुनाव की ओर देखते हैं। कुछ प्रदेश के चुनाव इस साल जो हैं बड़े चुनाव हैं, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और ये एक तरीके से 2024 के पहले एक सेमीफाइनल मैच है। तो आप कर्नाटका के चुनाव को कैसे देखते हैं? आज क्या लगता है आपको, वहाँ पर स्थिति क्या है? कितनी सीटें देते हैं आप? ये सवाल मैं हर बार आपसे पहले पूछता हूँ। देखिए, मैं कर्नाटक 9 दिन लगाया हूँ, चुनाव की घोषणा की पहले आज ही हुई है, और करीब करीब कर्नाटक के जो 5 क्षेत्र है, मुंबई कर्नाटक, कल्याण कर्नाटक, मैसूर, बेंगलुरु, इस तरह के जो 5 क्षेत्र है, पांचों क्षेत्र में मैं जाकर आया हूं और 9 दिन तक डिटेल दौरा किया है। मैं आपको पक्का असेसमेंट कर रहा हूं कि हम निश्चित रूप से हाफ वे मार्क से काफी आगे रहेंगे। पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 1985 में रामकृष्ण हेगड़े जी के बाद कभी दोबारा रिपीट नहीं हुई है सरकार, इसके बाद भी आपको इतना भरोसा है? 30 साल के बाद 30 साल तक कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई थी। कई सालों से पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट भी नहीं हुई थी 77 के बाद। ये दोनों मोदी जी के समय में हुआ, ये भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। एक अजीब सी चीज देखी कर्नाटका में, मुख्यमंत्री बोमई हैं और चेहरा येडियुरप्पा। प्रधानमंत्री ने भी उनका हाथ पकड़ा और उनका जो है उनको प्रोत्साहन दिया जब वो गए थे वहाँ पे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? किसके चेहरे के अंडर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या बोमई वापस, अगर आप जीतेंगे तो मुख्यमंत्री पहले बनेंगे? एक बात समझ लीजिए, येदियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, चुनाव समिति के मेंबर हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वरिष्ठता को कभी क्वेश्चन नहीं किया। हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो पावर पर नहीं है उसको दरकिनार कर देते हैं। हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका सम्मान पावर में हो या न हो, सम्मान होता है। और आज भी मैं कह रहा हूं सबके सामने कि येदियुरप्पा जी बहुत बड़े आकर्षण के साथ स्टार कैंपेनर की भूमिका कर्नाटक के अंदर